हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो अब से मैं अपनी एसआरए सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ और आज के लेक्चर में मैं इस एक्ट का प्रिलिमिनरी पार्ट डिस्कस करूँगी। मतलब जो इनका सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 है। बहुत बेसिक है पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पूरे एक्ट के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से प्रोविजंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जो सिर्फ रीडिंग से और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इनसे आते हैं। तो लेट्स बिगिन। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये हर एक एक्ट में होता है ये प्रोविज़न, और मोर और लेस ये सेम वे में ड्राफ्टेड होता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, पहले आपको सब सेक्शन में या क्लॉज में आपको एक्ट का नाम मिलेगा, फिर सेकंड में आपको एप्लीकेबिलिटी मिलेगी विच इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नाउ द होल ऑफ इंडिया। बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मोस्टली हमको देखने को मिलता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब मोस्टली जो लॉज हैं वो सारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू हेयर एंड देयर जो मे बी कुछ स्पेशल एरियाज या स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं होते। उसके बाद डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, ये कभी कभी जो होती है वो एक्ट में ही मैंशनड होती है कि कब एनफोर्स होगा, और कभी कभी वो जो डेट होती है वो गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में। मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक बहुत बड़ा सा, आप ले लो आर्टिकल कह सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में, उसमें ऑफिशियल गैजेट छपता है और उसमें डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपकी मैंशनड होती है। ये जो पब्लिशिंग होती है, ये पब्लिशिंग इस पर्पज़ से होती है न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा में कि जो जनरल पब्लिक है उसको एक नोटिस मिल जाए, जो कि हम लीगल लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं, कि एक नया लॉ आ चुका है या कोई पुराना लॉ था उसकी जगह नया लॉ आ गया है। इसके बाद जब हम डेफिनेशन क्लॉज में आते हैं तो गाइस इसमें जो क्लॉज ए, बी और सी है ये रीडिंग पर्पसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इनको ज़रूर रीड करिएगा क्योंकि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें ये वाले जो सेक्शंस होते हैं इनसे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, तो उस पर्पस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। जहाँ तक 2A की बात है, इसके लिए मैं बस एक स्टेटमेंट बोलनी चाहूँगी कि अगर द टर्म ऑब्लिगेशन इज़ यूज्ड एनीवेयर इन एसआरए और फॉर दैट मैटर अंडर एनी लॉ अंडर दिस सन, तो इट इज़ ऑलवेज अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज़ नेवर अ मॉरल ऑब्लिगेशन। कभी कभी होता है हमें लगता है कि ये चीज़ हमें मॉरली करनी चाहिए थी पर लीगली इट वॉज नॉट नीडेड, और मे बी वाइसा वर्सा, तो हमें उस डिबेट में जाना ही नहीं है क्योंकि वो हमारी वीडियो का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है गाइस। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन होगा। इसके बाद डी क्लॉज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो डी क्लॉज है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस। सॉरी गाइस, डी क्लॉज नहीं, ई क्लॉज है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज हियरिन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। इसका मतलब है कि जो जो वर्ड्स एसआरए में मेंशन्ड है पर उनका मीनिंग इस डेफिनेशन क्लॉज में नहीं दिया है या एसआरए में और कहीं नहीं दिया है, तो उन वर्ड्स का मीनिंग अब हम कहाँ से लेंगे, उनको हम कैसे समझेंगे? उन वर्ड्स का मीनिंग अगर ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ऐसे जो क्लॉजेज होते हैं, सच क्लॉजेज विच enable us to incorporate the provisions of certain other act while reading the particular act in question. Hereby the act being incorporated is contract act and the act being read is SRA. So I hope कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं सेविंग्स क्लॉज में। तो गाइस सेविंग्स क्लॉज इज सच अ क्लॉज विच tells us, which makes it clear as to which laws won't be affected by the application of the law in question. जैसे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लें, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई और रिलीफ दिया गया है पार्टीज़ को,
उन्होंने मे बी कॉन्ट्रैक्ट में ही अपनी कोई रिलीफ डिटरमाइन किया हो, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे डैमेजेस या कंपेंसेशन का रिलीफ है, तो इस केस में मैं ये कह रही हूँ आपको, तो उन रिलीफ्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह अप्लाई होंगे इंडिपेंडेंटली, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह इंडिपेंडेंटली अप्लाई होगा। जो दोनों हैं, आप दोनों रिलीफ्स क्लेम कर सकते हो। अगर आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप डैमेजेस ले सकते हो, एंड आप माइट एज वेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीक कर सकते हो। बी क्लॉज में गाइस ये मैंशनड है कि इट विल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये काट के द लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं बोलते हैं, द रजिस्ट्रेशन एक्ट है। इंडियन इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्रिटिश लॉ है, तो ब्रिटिशर्स के बहुत सारी कॉलोनीज़ होती थी, और हर कॉलोनी के लिए उनका रजिस्ट्रेशन एक्ट होता था, तो उनके लिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो ऐसे ही कंट्री का नाम लिख देते थे। जैसे आज की डेट में भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोलते हैं, पर उसको भी हमें आइडियली नहीं बोलना चाहिए, बट जब भी हमारा अमेंडमेंट होगा कभी, तो मे बी वो लोग इंडियन टर्म हटाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे सारे लॉज प्योरली इंडियन हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ अ बिट टेक्निकल सब्जेक्ट, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज क्रिएट्स पब्लिक रिकॉर्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली अगर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर घर की ओनरशिप पता करनी है और उसको क्लियर नहीं हो रही है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे जाके वो पता कर सकता है कि ये पर्टिकुलर घर किस नाम पे है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का मेनली पर्पस था कि डॉक्यूमेंट्स की, ट्रांजैक्शंस की पब्लिक रिकॉर्ड बने, ताकि आगे चल के फ्रॉड्स हमारे ना हो या मिनिमाइज हो। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एसआरए। जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे इसलिए मेंशन्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेल डीड है, ठीक है, और सेल डीड है, वो सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई है, बाकी सारे पहले के स्टेप्स, ड्राफ्टिंग, एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन एक्सेट्रा सब हो चुके हैं, बस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और उस बंदे ने करिए सपोज, जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, आप बहुत पीछे पड़ गए, वो नहीं करा रहा। अब आपने सूट फाइल कर दिया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसे एनफोर्स करें, तो इन दैट केस रजिस्ट्रेशन एक्ट की सिग्निफिकेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। सॉरी गाइज, मेरा चश्मा गिर गया। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की यहाँ सिग्निफिकेंस आ जाती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स एज पर दिस एक्ट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, अगर वो रजिस्टर्ड ना हो तो उनको हम जेन्युइन नहीं मानते। तो सिंस इस केस में जो सेल डीड थी वो जेन्युइन नहीं थी, तो उन लोगों को एसआरए के अंडर रिलीफ्स नहीं मिला। ये एक बहुत जनरल एग्जांपल दिया मैंने, इस चीज़ में बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि वरना तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाएंगे। तो सेक्शन 49 वगैरह हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के, तो वो चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी जब रजिस्ट्रेशन एक्ट की मैं सीरीज़ लाऊंगी। उसके बाद गाइज आता है सेक्शन 4, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली मतलब सोली for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws. So guys, penal laws मतलब laws which punish, individual civil rights मतलब rights in personam मतलब right which you have against a particular person. Penal laws क्या हो गए? Laws which grant you protection from the society, या हम इसको एसआरए के रेफरेंस में ये भी कह सकते हैं राइट्स अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको आगे समझाती हूँ। सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक मैदान टाइप से, वो किसी एक्स को बिलोंग करता है। वहाँ पे वो बंदा अपनी पार्टीज़ होस्ट करता है, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बंदा पार्टीज़ एक्सेट्रा होस्ट करता है, एंड उस पर बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वो वहाँ पार्क करता है। सो वन फाइन डे जब वो वहाँ पे विजिट करता है, ही सीज दैट अ पर्सन नेम्ड वाई, उसने भी अपने कुछ व्हीकल्स वहाँ पार्क करे हैं।
नाउ दिस इज ट्रेसपास क्योंकि वाई वेंट इन साइड एक्सेस प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन, एंड ऑल्सो it is a violation of his right to peacefully and solely enjoy his property. तो अब इस केस में एक्स के पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है. बाय द वे गाइस, कॉज ऑफ एक्शन पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा. तो उस पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया. अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, वो बंदे ने सूट फाइल कर दिया, वो बंदा सूट जीत गया, एक्स सूट जीत गया. अब एक्स को क्या रिलीफ मिला? एक तो उससे डैमेजेस लिए कि मेरा लीगल राइट इसने वायलेट करा वाई ने, और दूसरा एक्स ने क्या, एक्स को मिला रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन कि जब तक ये सूट नहीं चला और सूट के बाद वाई इज़ परमानेंटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम पार्किंग हिज व्हीकल्स और एंटरिंग इनसाइड एक्सेस प्रॉपर्टी. तो ये रिलीफ्स मिले. अब सपोज करो कोई पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे लोग अलग अलग टाइम्स पे जाके यही सेम काम करते हैं. दे ऑल्सो कमिट द सेम एक्ट. दे गेट इन साइड एक्सेस प्रॉपर्टी, दे यूज इट, दे मे बी पार्क देयर व्हीकल्स, दे मे बी इलीगली होस्ट सम पीपल देयर एक्सेट्रा. तो इन दैट केस जो एक्स पे डिक्री है वाई के अगेंस्ट, क्या वही सेम डिक्री ए बी सी डी ई एफ जी के अगेंस्ट एप्लीकेबल होगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि जो सिविल राइट्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं. मेरा अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट है. तो ये हो गया पर्सनल राइट. अब मेरा राइट है टू लिव पीसफुली इन माय सिटी. सब लोगों की ड्यूटी ऑफ केयर होती है दूसरों की तरफ कि हम किसी को परेशान ना करें एक्सेट्रा. तो वो चीज़ें आ गई राइट्स अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज में. तो जब आपको जो सिविल राइट्स की बात होती है वो पर्सनल होते हैं. एंड सिंस SRA इज़ अ सिविल लॉ, तो सेक्शन 4 ये बात स्पेसिफाई करता है कि SRA का कोई भी रिलीफ है वो इंडिविजुअल सिविल राइट्स के रिस्पेक्ट में है, वो सिविल ऑब्लिगेशंस के रिस्पेक्ट में है, वो कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम्स, ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में नहीं है. कोई भी डिक्री उसकी आएगी वो इन पर्सोनम होगी, वो कभी भी इन रेम नहीं होगी. इन रेम मतलब पब्लिक. सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ आया होगा. आप लोगों को कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट करें. कोई डाउट्स हो, कोई आपको एडिशन करना हो मेरी टीचिंग में, वो भी ज़रूर आप बताइए. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस विद द पीपल हु माइट वॉन्ट टू स्टडी SRA. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.